और इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो से जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं और साथ में सुरेश गर्ग जी जो बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वन न्यूज में। सर प्रतीक जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कांग्रेस क्या ये मान रही है कि 2024 के चुनावों में यदि जीत दर्ज करनी है तो उसका रास्ता रायपुर से होकर ही निकलेगा? देखिए, 4 साल बाद हमारा एक 85वां अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, जिसके अंदर अलग अलग प्रावधानों पे और संविधान संशोधन जो हमारे कांग्रेस पार्टी के उस पर चर्चा हो रही है। और उसके साथ साथ इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ है। जैसे आप ईडी की बात कर ले, हमने कल ही देखा है किस तरीके से आसाम पुलिस प्रवक्ता को पकड़ के ले जाती है कोई छोटी सी एक शिकायत पे, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किस तरीके से देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है, किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये सारे मुद्दे, किसान की चाहे आय दुगने की करने की बात हो या किसानों की आय दुगने करने की बात तो की सरकार ने, लेकिन जो आय है वो आधी रह गई है। तो ये सारे मुद्दे हैं और सारे मुद्दों पे चर्चा करके कि किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाए, किस तरीके से जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर के जाएगा, इस पे चर्चा हो रही है। तो मतलब समस्या और समाधान दोनों पर चर्चा होगी इसी में आज? बिल्कुल बिल्कुल, इस क्या समस्याओं पे भी चर्चा होगी और समस्याओं का समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है, इन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच किस तरीके से लेके जाया जा सकता है, संगठन को और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है और आने वाले चुनावों के दौरान किस तरीके से अपनी बात को जनता के बीच में रखा जाए, इस सब पे एक चर्चा होगी और चर्चा होकर के मुझे लगता है सार्थक चीजें निकल करके आएंगी। तो आपको लगता है प्रतीक जी तो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण ये जो संवाद है, आपका चिंतन है, वो रहेगा? देखिए, 24 ही नहीं, आप चुनावों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनता के हित की अगर हम बात करेंगे तो जनता के हित के लिए तो हर रोज हमें चिंता करने की जरूरत है और हर रोज कांग्रेस पार्टी चिंता करती है। जहां जहां स्टेट्स में सरकार है वहां पे बातें करती है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो स्पीच वहां पर दिया ना, उन्होंने चुनाव का जिक्र किया। मैं उसी में ये जोड़ रहा हूं कि हर दिन हम लोग इस चर्चा की बात करते हैं और 24 का जो चुनाव है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये 24 के चुनावों के मद्देनजर ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा पिछले 9 सालों के अंदर किस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, आपसी जो सद्भाव था, प्रेम सद्भाव जो आपसी कम्युनिटी के समुदायों के अंदर होता है वो खत्म हो गया। भुखमरी बढ़ गई, भुखमरी सूचकांक के अंदर हम गिरते चले जा रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो और आप देखिए, चाहे अडानी का मसला हो कि किस तरीके से 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख अगर करोड़ रुपए अगर रेवेन्यू खत्म हुआ है तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था उसी से तो खत्म हुआ है और उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो आगे उसके ऊपर किस तरीके से नीति बना करके आगे किस तरीके से जनता के सामने जाया जाए, इस सब पे चर्चा है। सुरेश गर्ग जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रतीक जी, वो कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पौने 9 साल में आप लोगों ने जो काम किया है ना उससे समस्याएं आई है, पैदा हुई है और उसके बाद में उसी पर चर्चा करने के बाद में आगे का जो रास्ता है वो कांग्रेस निकालेगी। आप सहमत हैं इन बातों से कि कांग्रेस के लिए 2024 बेहतर रहने वाला है इस अधिवेशन के जरिए? देखिए, कांग्रेस को भारत की जनता ने नकार दिया है। आज हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह नकार दिया। आपने देखा होगा 2014 के अंदर सीटें आई थी, 44-45 सीटें आई, मतलब इनको विपक्ष के नेता लायक भी जनता ने नहीं छोड़ा। तो और आप ये कहना चाहते हो कि भारत का विकास, अरे साहब 9 साल के अंदर वो विकास हुआ भारत का। आज भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पे आ गई है पूरे विश्व के अंदर। आज ये महंगाई की बातें कर रहे हैं भैया, पूरे विश्व के अंदर हालात देखिए। आज ब्रिटेन की हालत देखिए, अमेरिका की हालत देखिए, किसी भी कंट्री से आप कंपैरिजन करोगे भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इन्होंने करें, अधिवेशन करना चाहिए, तो हर पार्टी का अपना अपना है, लेकिन इन्होंने उदयपुर में भी अधिवेशन किया था। उदयपुर में क्या हुआ? इन्होंने वन व्यक्ति वन पद की बातें करके आए थे उदयपुर के अंदर, आज तक वो लागू नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये आज 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, अधिवेशन चल रहा, 3 राज्यों में इनका कौन सा नेता वहां पे प्रचार करने चला गया, ये बता दीजिए आप, अगर ये इनकी देश की चिंता है तो 2024 के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी को जो 303 सीटें आई है ना, उससे ज्यादा हम तो 350 सीटें लेके आ रहे हैं। आप अपना विपक्ष का नेता के बराबर भी अगर सीटें ले आते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जनता ने भारत के अंदर पूरी तरह नकार चुके हैं। आपने राजस्थान के अंदर भी देखी होगी, राजस्थान की क्या दुर्दशा कर ली। 2 नेता आपस में भिड़ रहे हैं, एक नेता नकारा, आवारा, निकम्मा बोल रहा है। अब वो आकर वो खुद मुख्यमंत्री जी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो उस वजह से मैं अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि वहां पे हमारी पार्टी में एक बड़ा कोरोना आ गया। बड़ा कोरोना होने की वजह से मैं राजस्थान की जनता की सेवा ही नहीं कर पाया। मैं आज राजस्थान के अंदर इन्होंने खुद ने बोला, ये किसानों की बातें करते हैं, खुद इनके नेता 2018 में बोल के गए 10 तक की गिनती गिने संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। भैया आज राजस्थान की जनता ठगी महसूस कर रही है, किसान ठगा महसूस कर रहा है। क्यों नहीं कर्जा माफ हुआ राजस्थान के अंदर? हमने किसानों के लिए
11 करोड़ 78 लाख किसानों को हमने किसान सम्मान निधि के अंदर 2,20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हमने। भाई साहब, किसी भी ने, आज राजस्थान का कर्जा कितना हुआ किसानों का, लेकिन हमने 2,20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते के अंदर पैसा भिजवाया है। हमने 1.25 करोड़ किसानों के इंश्योरेंस क्लेम है उनको सेटल किया है। हमने सोल कंजर्वेशन करना 93% जो जमीन है उसको उपजाऊ के लिए उसकी टेस्टिंग की है। हमने किसानों के लिए, अब युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और देश ने मोदी जी को इसीलिए समर्थन दे रहा है। मोदी जी को हर जगह आज मोदी जी के नाम से कमल खिल रहा है पूरे। ये कह रहे हैं कि कल की घटना में आप बताइए, इन्होंने खुद ने बोला वहां पे नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उसका जवाब जनता देगी। मोदी तेरा कमल खिलेगा, ये जनता जवाब देगी अभी 3 राज्यों के चुनाव के अंदर। तो इसलिए भारतीय कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके ये निकलना चाहिए, एक तो परिवारवाद से बाहर निकले और जनता की सेवा करे, किसानों की सेवा करे। आज कामा के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, आपने देखा होगा। कामा के अंदर दलित की निकासी निकल रही थी, उसमें उपद्रव हो गया और वहां पे जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उन्होंने वहां पे मारा पीटी की एक दलित दूल्हे के साथ में। तो ये राजस्थान के अंदर अत्याचार, क्राइम, पेपर लीक, आपने पेपर लीक का कानून बना लिया, इसके बावजूद भी अभी दोबारा पेपर लीक हुआ, उसको मानने को तैयार नहीं है। एसओजी रिपोर्ट दे रही है कि हाँ साहब पेपर लीक हुआ है। मतलब ये स्थिति हो रही है, कितने पेपर लीक हो गए, कितने कांड हो गए, तो चिंता ही नहीं है इन लोगों को। प्रतीक जी, आप लोग कह रहे हैं कि 2024 में जीत दर्ज करेंगे, उसको लेकर मंथन भी इसमें हो रहा है। आप लोग लगातार आरोप बीजेपी की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर ये लगाते हैं कि ये अधिवेशन उस दौर में हो रहा है जब पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में। इस तरीके की बातों का जिक्र भी किया गया है आज के पूरे अधिवेशन के दौरान। लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं, केंद्र पर आरोप लगाते हैं, तो कई तरह के आरोप यहां पर बीजेपी आपके राजस्थान की कई पर लगाना शुरू कर देती है, चाहे वो आपकी घोषणाओं की बात हो या फिर आपसी मनमुटाव की बात हो। तो ऐसे में इससे कैसे पार पाएंगे आप लोग? देखिए, अगर चुनाव जीतना और अगर नकारना या चुनाव हारना अगर किसी पार्टी को नकारना होता है तो लगभग 60 सालों तक इस देश की जनता ने भाजपा और भाजपा से पहले ही जो इनके हिंदू महासभा की बात कर लें या जनता पार्टी की बात कर लें, उसको जनता ने 60 साल तक नकार दिया था। तो चुनाव जीतना और चुनाव हारना, मुझे लगता है कि ये इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर चुनाव जीतने और चुनाव हारने से अगर मनोबल बढ़ता है या फिर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए थे। एक राज्य में चुनाव था जहां से मोदी जी आते हैं, एक राज्य में चुनाव था जहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। और क्या हुआ? जेपी नड्डा जी का जो स्टेट था वो बीजेपी हार गई। दूसरी बात, किसानों की बातें कर रहे थे, हमने आपने पूरे देश ने इन किसानों को 1 साल तक सड़कों पे बैठे देखा है। कोरोना के दौर में, सर्दी के दौर में, जब लू चल रही थी तब भी, लेकिन तानाशाह के कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं थी। और जब लगा कि चुनाव आ गए नजदीक और हमें हार की सामना करना पड़ेगा, तो पहले तो बिना चर्चा के बिल ले आते हैं और फिर बिना चर्चा के बिल को वापस ले लेते हैं। 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, क्या हुआ उस वादे का? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? राजस्थान की बात करते हैं, 14,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे सहकारिता बैंक के सबके माफ करें। और जो सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल चुके हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं आप उनसे सेटलमेंट करा दीजिए, किसानों का जो भाग बनता है, जो किसानों का पैसा बनता है, वो राजस्थान सरकार देगी। तो हम तो संपूर्ण कर्जा माफी के लिए चाहते हैं। और उसके बाद में आप देखिए 2000 यूनिट प्रतिवर्ष इसी बार से हमने उनको फ्री करने की घोषणा की है। हर महीने 1000 रुपए, मतलब साल का 12,000 रुपए राजस्थान की सरकार उनको अनुदान देती है। ये 6,000 रुपए देते हैं, हम 12,000 रुपए देते हैं। और वो अनुदान फिर बढ़ाया गया इस सरकार के अंदर। आप पेपर लीक की बात कर रहे थे, एसओजी ने तो कोई रिपोर्ट ही नहीं दी, ये फिर झूठ बोल गए। यहाँ पे एसओजी अभी जांच कर रही है सीएचओ की में, और कोई रिपोर्ट नहीं दी है, वो रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर वो रिपोर्ट में, एसओजी की रिपोर्ट में ये आएगा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर निरस्त होगा। और कल ही आपने देखा एसओजी की कार्रवाई को कि भूपेंद्र सारण जो पिछले जो एग्जाम हुए थे रीट,
उसके अंदर जो अभियुक्त था उसको पकड़ के लेके आए, और वो पहली बार अभियुक्त नहीं था, वो 2011 में भी अभियुक्त बना था जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में 2014 के अंदर भी बना, उसके बाद में 2017 के अंदर जो एग्जाम लीक हुए थे। क्या किया? मुझे तो नामजद करके, मैंने जैसे नाम बताया है, एक नामजद करके आरोपी बता दें इनके राज में जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई की है। इनके टाइम पे आरजेएस का पेपर लीक हुआ, आरएस का पेपर लीक हुआ, उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात में। नामजद करके मुझे बता दें कि किस आरोपी के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की है। सुरेश जी, सवाल आपसे भी है लगातार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई में विश्वास करती है, घोषणाओं में विश्वास नहीं करती है। ये बोल रहे हैं कि साहब हमने किसानों का कर्जा माफी के लिए केंद्र के जो नेशनलाइज बैंक है उनको 14,000 करोड़ का माफ कर दिया। जो आपके केंद्र जो सेंट्रलाइज बैंक थे उसका जो कर्जा है उसमें बोला है कि आप सेटलमेंट करवा दीजिए, उसका पार्ट भी सरकार देगी, उस मना नहीं कर रहे हम लोग। बाकी 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया है। अब मैं आपको बता देता हूं, सरकारी बैंकों का कर्जा, सरकारी बैंकों के कर्जे के लिए माननीय अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि साहब सेटलमेंट करवा दीजिए। सेटलमेंट करने का मतलब ये है कि खाता एनपीए होने के बाद में सेटलमेंट होता है। अगर एक बार खाता सेटलमेंट में, ओटीएस में चला जाता है, वन टाइम सेटलमेंट में, इसके बाद में उस किसान को कभी अपनी लाइफ में लोन नहीं मिलेगा। ये आरबीआई का कानून है। तो आप ये बताइए, उस किसान को आप ऋण माफी की बात कर रहे हो या उसको एनपीए में डाल रहे हो? उसने, किसान ने इनके झूठे वादे में आने की वजह से किस्त जमा नहीं कराई। किस्त जमा नहीं कराने से उस किसान के ऊपर ओवरड्यू हो गया था और उसकी किस्तें ओवरड्यू हो गई थी और किसान के जो सिविल है वो खराब हो गया था। तो इसलिए कम से कम चैनल पे आके ये चीज तो झूठ नहीं बोले। वन टाइम सेटलमेंट का आपको जब परिभाषा पता नहीं है कि वन टाइम सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब ये होता है खाता एनपीए के बाद में वन टाइम सेटलमेंट होता है। वन टाइम सेटलमेंट के बाद में उस व्यक्ति को कभी लोन नहीं मिलता बैंक के अंदर। तो इसलिए ये कोई बात थोड़ी हुई है। आप उस किसानों को कर्जे में डाल रहे हो, इसके बाद में कह रहे हो वन टाइम सेटलमेंट, जिससे कि उसको जिंदगी में कभी कर्जा नहीं मिले। ये फ्री बिजली की बातें करते हैं। फ्री बिजली कौन सी? जब गांव के अंदर बिजली नहीं आ रही तो फ्री बिजली का करोगे क्या? आप कितना ही 2,000, 3,000, 4,000 यूनिट फ्री दे दो ना, लेकिन किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया था। आप रात में बिजली नहीं दे पा रहे हो, दिन में बिजली की बातें करते हो आप। तो ये बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल हमने जब सेंट्रल एक्साइज कम की थी, तब मोदी जी ने कहा था कि राज्य वेट कम करें। इन्होंने, हम जो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य थे, सबने वेट कम किया, इन्होंने वेट कम नहीं किया। हमने मई 2022 के अंदर 7.5 रुपए पेट्रोल के अंदर, 9.5 रुपए डीजल के अंदर हमने कम किए। लेकिन आज राजस्थान के अंदर वेट जो वसुंधरा जी की सरकार के टाइम पे वेट था, उससे ज्यादा वेट ये वसूल कर रहे हैं। तो ये जनता के साथ न्याय कहां से कर रहे हैं, मुझे बताइए। ये केवल घोषणा का मास्टर है। आरोप तो कांग्रेस ये भी लगाती है कि जब यूपीए की सरकार का आप हवाला देते, लेकिन उस समय यूपीए के दौर के वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा थी और अब काफी कम हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके आप लोगों ने जो रेट थी वो नहीं की। ये आरोप आप लोगों पर भी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने जब $122 प्रति बैरल चला गया था, तब हमने रेटें नहीं बढ़ाई थी। $85 प्रति बैरल पे रेट डिसाइड हुई थी। $122 प्रति बैरल पे जाने के बाद में कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ। तीन क्वार्टर तक नुकसान हुआ। 3 क्वार्टर तक नुकसान होने की वजह से अब कंपनियां प्रॉफिट में आ रही है। हम अब कम करेंगे, निश्चित रूप से कम करेंगे। लेकिन आज राजस्थान में वेट एक्साइज ड्यूटी से ज्यादा है। आज 19.5 रुपए हम पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं और ये 26 रुपए 80 पैसे पेट्रोल पे। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर जब पेट्रोल डीजल की बात आती है तो आप लोग केंद्र पर डाल देते हैं, केंद्र राज्य पर डाल देते हैं। तो जनता आखिर कहां जाए? मैं सिलसिलेवार सारी बातों का क्लेरिफिकेशन कर देता हूं। पहली चीज तो जब वन टाइम सेटलमेंट किसानों का सरकार कराती है तो सरकार गाइडलाइन जो आरबीआई की है उसके अकॉर्डिंग ये है कि सरकार अपनी गलती मान रही है कि हमारी गलती की वजह से किसान कर्जा माफ नहीं कर पाया, इसलिए ना तो वो एनपीए में जाएगा और ना किसान डिफॉल्टर होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो जो वैट है 2018 में जो वैट पेट्रोल पे था, जो 2018 में जो डीजल पे था, आज के समय में भी वही है। वसुंधरा राजे जी की सरकार में जो वैट था आज भी वही है। दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे। और दूसरी बात, जब 2013 के अंदर जब यूपीए की सरकार थी तो एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? 9 रुपए तो थी पेट्रोल पे और 3.5 रुपए थी डीजल पे। आज वो एक्साइज ड्यूटी क्या है?
आज 28 रुपए तो पेट्रोल पे है और 21 रुपए डीजल पे है। आप पहली वाली एक्साइज कर दीजिए कि कितना ले रहे हो आप। दूसरी बात, $147 प्रति बैरल था उस टाइम पे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 67 रुपए में पेट्रोल दे रही थी। आज आप देखिए $70 पे आ गए, फिर भी आप देखिए क्या कर रहे हैं। तो हरदीप पुरी जी तो बोल चुके हैं, लेकिन उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। वो तो बोल दिए कि पेट्रोल कंपनियों को पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए, लेकिन उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। चलिए प्रतीक जी और सुरेश जी, मैं आप दोनों को एक बार यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। ओए जयदीप, तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। तिनके उम्मीदों के बांधे हैं हिम्मत से, सपनों के साहिल है अपनों के अरमा है। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र, किसकी हिम्मत जो एक फौजी की बात डाले। मेरा पुत्र मेरा रक्षक। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कर रही है 2024 का चुनाव जीतने के लिए। तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के दौरे पर रहे हैं और उसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। प्रतीक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो बिना जनता की राय के, बिना किसानों की राय के एक बिल लेकर आती है और फिर उसके बाद में आनन फानन में उसी बिल को वापस ले जाती है जब किसान सड़कों पर आते हैं। तो आपको लगता है कि आज जब जेपी नड्डा आए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान में हनुमानगढ़ में उन्होंने किसानों के साथ में सिख संगत जो है किसानों की, उससे बातचीत करिए, तो कहीं ना कहीं जो किसानों में जो नाराजगी थी क्या उसको दूर करने की कोशिश में अब बीजेपी जुट गई है चुनाव से पहले? देखिए, किसानों ने आनन फानन में इन्होंने कोई बिल वापस नहीं लिया। किसान लगभग 1 वर्ष तक सड़कों पे बैठे रहे। 700 किसानों की शहादत हो गई कोरोना काल में, लू में, बरसात में और सर्दी के मौसम में बैठे रहे। जब इनको लगा कि जब चुनाव अब हार जाएंगे तो इन्होंने वापस लिया। तो मुझे लगता है किसान को सारी चीजें पता है और किसान को ये सारी चीजें पता है। उसी का नतीजा ये है कि जितने उपचुनाव पिछले 4 सालों में राजस्थान में हुए वो शहरी इलाकों में तो हुए नहीं, वो सारे ग्रामीण इलाकों में हुए और वहां बीजेपी की क्या हालत हुई आप सबके सामने। ज्यादातर चुनाव बीजेपी हार गई और कांग्रेस पार्टी ज्यादातर चुनाव जीती है। मतलब 95% चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। और आप देखिए धरियावाद के अंदर क्या हुआ, जमानत जब्त हो गई बीजेपी की। दूसरी जगह एक जगह चुनाव था, वहां पे वल्लभ नगर में, वहां पे 4थे नंबर पे, 3रे नंबर पे चली गई बीजेपी। तो राजस्थान में किसान को, युवा को, चाहे से आप और समुदाय की बात कर लीजिए, सबको ये पता है कि भाजपा से प्रशासन नहीं चल सकता है और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उस पर मोहर लगाई है, आशीर्वाद दिया है। तो जेपी नड्डा आए या प्रधानमंत्री मोदी आए या कोई भी आ जाए, बात करनी चाहिए। अगर आप यहाँ आते हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री है, तो आपको बात करनी चाहिए कि जिस तरीके से 4000 करोड़ रुपए का जीएसटी बाकी है राजस्थान का, दूसरे राज्यों का जहां पे भाजपा की सरकार है उसका तो पैसा आप जल्दी से दे देते, राजस्थान का क्यों नहीं दे रहे। बात करनी चाहिए रिफाइनरी की कि क्यों 5 साल डिले हुआ। बात करनी चाहिए ईआरसीपी की, जो ईआरसीपी को आप राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इन सब पे तो बातें करते नहीं है और इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। राजस्थानी को पता है कि किसको चुनाव जिताना है और किसको नहीं। और इस साल जब चुनाव होंगे तो 156 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। नड्डा जी तो कह कर गए किसानों के साथ में लंबे समय तक छल हुआ है और अब अन्नदाता का सम्मान हो रहा है। देखिए, वो तो मतलब गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। जो आदमी खुद ही सीने में चाकू घोंपता है, वो व्यक्ति उनके साथ में अगर इस तरीके की बातें कर रहा है तो मुझे लग रहा है वो छल की बात है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि किसानों के साथ किस तरीके से भाजपा ने रिएक्ट किया था। वो उनको 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहना और फिर उसमें क्या बोलते थे भाजपा के प्रवक्ता और नेता बीच बीच में आकर के, ये तो खालिस्तानी है, ये तो विदेशों से फंडेड हो गया है, ये किसान है ही नहीं। और फिर क्या हुआ, फिर उन्हीं के प्रेशर में 1 साल बाद वापस लेना पड़ा। तो इस
इस तरीके के बड़बोले बयान देने नहीं चाहिए अगर आपको पता नहीं हो। और किसान जाग चुका है, किसान को पता है कि किसने किसान का कर्जा माफ किया है, किसने किसान के लिए आय दुगनी करने के लिए कदम उठाए हैं और किसने उनके साथ छल किया है। तो आने वाले चुनावों में आपको ये सब चीजें पता लग जाएगी। सुरेश जी, आप इस बात से एग्री तो करेंगे कि कहीं ना कहीं किसानों को लेकर एक बड़ी जो परेशानी है वो बीजेपी के सामने खड़ी हुई होगी कुछ करीब 1 साल तक, क्योंकि कृषि बिल जब आए तो उसके विरोध भी लगातार हुआ, सड़कों पर किसान बैठे। तो ऐसे में जब जेपी नड्डा जी आज आए हैं और हनुमानगढ़ में उन्होंने जो तमाम जो संवाद किया, उसका असर मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा? देखिए, हम जो किसान बिल लेके आए थे वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बिल था। कुछ लोग जो थे जो राजनीति से प्रेरित है, वापस तो देखो कई बार कई मजबूरी हो जाती है। मैं इस चैनल पे आके नहीं बताऊंगा कि क्या मजबूरी थी क्या चीज नहीं थी, ये सब जानते कि क्या चीज है। आज जो पंजाब के हालात है, आपने देखा नहीं होगा कि कल कितनी बड़ी घटना हुई है, खालिस्तान समर्थकों का क्या वहां पे है। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। फिर जहां तक आप बोल रहे हैं कि साहब किसानों के, अरे भैया हमने तो यूरिया ब्लैक में चलता था, यूरिया ऊपर के ऊपर गायब हो जाता था, हमने नीम कोटेड करके यूरिया किसानों तक पहुंचाया है। किसानों पे इनके नेता खुद आके बोल रहे थे कि 1 रुपया चल के 85 पैसे हम हमारी जेब में रखते थे, 15 पैसे जनता के पास पहुंचता था। हमने पूरा 1 रुपया जनता को भिजवाया है। 2,20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में हमने पैसा ट्रांसफर किया है। 11 करोड़ 78 लाख किसानों के हमने उनके लिए किसान मतलब आप ये देखो पीएफओ बना के या किसान समूह बनाए, किसान समूह बना के किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए हमने काम किए हैं। लेकिन कांग्रेस जब ये कहती ना भाई, जब भी उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव सहानुभूति के ऊपर होते हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया राजस्थान की। जब अगर देश की बात करते हो, देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, 10 चुनाव में से भारतीय जनता पार्टी 8 चुनाव के अंदर जीती है। हिमाचल के अंदर भी अगर गई है तो 37,000 वोटों से, मात्र 37,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है। 37,000 वोटों से तो हमारे वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो जीत के आए हैं। तो इसलिए भैया इनको कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि देश की जनता आपको नकार चुकी है। मेरा सवाल ये हनुमानगढ़ बताइए कि 3 राज्यों के अंदर अभी चुनाव है, 3 राज्यों में इनके कौन से नेता जो है वो 3 राज्यों में प्रचार करने गए हैं, 3 राज्यों में चुनाव नहीं गए होंगे तो उसका नुकसान इनको मिल जाएगा। देश की जनता देखा नहीं है, कल ही राहुल गांधी जी वहां पे रैली कर रहे थे, पता ही नहीं है इनको, कल ही कर रहे थे राहुल गांधी जी वहां पे रैली। सुरेश जी हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, सुरेश जी हनुमानगढ़ की बात करूं, जैसे मोदी को लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया है। हाँ 2024 सही कह रहे हो ना, मोदी को सीरियस लेना बंद कर दिया है। हाँ मोदी को सीरियस लेता आदमी, कोई नहीं ले रहा, आप ही बोल रहे हो नहीं लेते अब कोई भी। विश्व के नेता मोदी को सीरियस लेते हैं। आज विश्व को के नेता मोदी को लीडर मानते हैं। हिमाचल की जनता ने क्यों नहीं सीरियस लिया? वहां पे जाकर के भी तो वहां पे प्रचार किया था, क्यों नहीं लिया हिमाचल की जनता ने? हिमाचल की जनता ने नकार दिया ना, हिमाचल जनता ने। आपने देखा होगा यूपी हिमाचल की जनता ने नकारा कि नहीं नकारा? सीटों के अंदर जमानत होता है क्या, और आगे आगे देख होता है क्या? कोई नहीं रखा, 60 साल तक आप लोगों को नकारा है, कोई 60 साल तक नहीं नकारा, 60 साल तक 2 सीटें आई थी आपकी, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी हार के आए थे, पता है कि नहीं पता है? 2 सीटों आइए हमारे पास में, नकारा था ना 60 साल तक, आज जनता ने 60 साल तक नकारा था ना आपको, जनता ने हमको नकारा था कि नहीं नकारा था? जनता और अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा बड़े नेता थे कि मोदी है? मुझे तो लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा बड़े नेता थे और मोदी चुनाव जीतना और चुनाव हारना नकारना नहीं होता है। और अगर यही होता है तो आपको नकारा है हमेशा। चलो अगर मान लो इनको ये लगता है कि हम, अरे तो फिर आप छोटे दलों से समझौता क्यों कर रहे हो? जब आपको खुद को पता नहीं है कि हमारी 50 से ज्यादा सीटें नहीं आती, तो इधर उधर के दलों पे छीटा का जोड़ने की बातें क्यों कर रहे हो? आओ बहुमत में, हम भी तो बहुमत में आए ना, 285 सीटें लेके आए, फिर दोबारा 303 सीटें लेके आइए, बहुमत लेके आइए ना। आप देखते हैं हम क्या होती है। आप बहुमत लाने का सिलसिला हमने चालू किया था, आप भूल गए क्या? भूल गए आप? पिछले आप भूल गए? साल में देश की आजादी से पहले थे आप अंग्रेजों के साथ थे, और अंग्रेजों के और उसके बाद से लेकर के और हमने क्या किया है? यही देश का दुर्भाग्य यही है कि वो जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो आज राज कर रहे हैं, गांधी जी के जो राज कर रहे हैं बेचारे, जिन्होंने 5,000 लोगों ने नेशनल हेराल्ड कंपनी बनाई थी स्वतंत्रता सेना ने, उसको खा गए आप। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है? फिर क्या कर रहे हो? 9 साल हो गए, दोनों नेता 9 साल हो गए कर कह रहे हो, आपके 9 साल हो गए कर कह रहे हो। अरे आपका तड़ी मार रहा है गृह मंत्री, गृह मंत्री तड़ी मार रहा है, गृह मंत्री तड़ी मार रहा है।
रहा है कि नहीं रहा तड़ी पार? कोई सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार नहीं रहा, किया था। लेकिन फिर ये आज झूठ, इस दोनों चैनल के नेता सामने बेल झूठ पे है। पकड़ो। क्यों है आपका बेल पे? गृह बता मंत्री तड़ी दीजिए। पार पे तड़ी पार रहा है। आज की तड़ी पार तारीख रहा है, में तड़ी पार। क्लीन चिट है, तो क्लीन आज की चिट तारीख है, में आज तड़ी की पार रहा तारीख है में, ना, लेकिन तुम्हारे तड़ी तो पार रहा है नेता ना, बेल पे है। तड़ी पार आज रहा है कि नहीं तुम्हारे रहा नेता गृह मंत्री? एक नेशनल तड़ी हेराल्ड पार के रहा है कि नहीं भ्रष्टाचार रहा? में आपका गृह कोई मंत्री नेता तड़ी पार रहा है, मैं तड़ी कह रहा पार, हूं कि आप तड़ी पार। चरम सीमा पे आप ऐसा सोचिए, तड़ी भ्रष्टाचार पार रहा है, किया था, तड़ी पार। जनता ने इनको बुरी तरह नकार दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि जनता नकार दी फिर भी सुधरने की कोशिश नहीं करती। मतलब आज कांग्रेस की दुर्दशा ये देखो कि ये सुधरने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि भाई जनता हमको नकार रही है, उसमें आत्मचिंतन करे। हिमाचल में जनता आपको हमको नकार दिया मोदी को। अरे भाई आपको पता है, 37,000 जेपी वोटों नड्डा से। को नकार दिया। अरे जेपी नड्डा को नकार दिया। चलिए, आपके राष्ट्रीय उससे अध्यक्ष को ज्यादा नकार तो दिया। हमारे मुख्यमंत्री चलिए प्रतीक जी, वोट दिया है। प्रतीक जी और सुरेश जी, मैं दोनों से आपसे आखिरी में टिप्पणी चाहूंगा। प्रतीक जी, आपको क्या लगता है कि आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो अधिवेशन आप लोग कर रहे हैं इसका, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी कहा है कि ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी होगा, तो ये चुनौती कितना अवसर लेकर आएगी आप लोगों के लिए? देखिए, इस देश में जो हो रहा है पिछले 9 साल से, चाहे आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आप चाहे से आप किसानों को दबाने की, युवाओं को दबाने की और विपक्ष को दबाने की जो बात हो रही है, जो संविधान को कुचला जा रहा है, वो मेरे ख्याल में कभी आजादी के बाद से लेकर के आज तक कभी भी नहीं देखने को मिला है। और यही सब मुद्दे किस तरीके से जनता के बीच में लेकर के जाया जाए, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, इसी के लिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन होता रहता है। अधिवेशन होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम लोग इसी आत्मचिंतन और आत्ममंथन के मतलब मानिए जाए 2024 में 10 साल बाद एक बार वापस से वापसी की कोशिश कांग्रेस करेगी? बिल्कुल कांग्रेस कोशिश नहीं करेगी, कांग्रेस वापस आएगी और इस देश को सुशासन देगी। सुरेश जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत है। पहले 303, पहले 285 जीते आए गए थे, 303, अब 350 का हमारा टारगेट है। हम 350 सीटें लेके आएंगे, उसमें कोई दो राय बात नहीं है। हमारे पास में एक मजबूत संगठन है, महंगाई, परिवारवाद बेरोजगारी, नहीं है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सर, किसानों का मामला, कुछ नहीं। कोई मुद्दा ही नहीं है। किसानों का मुद्दा होता तो 2019 के चुनाव के अंदर हमें परिणाम दे देते ना किसान। अगर किसान हमसे नाराज होता तो 2019 के अंदर हमको परिणाम 2020 में बाहर आए थे किसान, तो अभी 2024 में पता लग जाएगा। हमारे भारतीय चलिए सुरेश जनता जी, बहुत पार्टी बहुत को शुक्रिया, आप कोई हमारे साथ चिंता नहीं जुड़े। है। भारतीय जनता प्रतीक जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बीजेपी को यह लगता है कि मोदी के चेहरे पर वो वापस से सत्ता में वापसी करेगी, तो कांग्रेस को लगता है कि जो अधिवेशन हो रहा है इसमें तमाम वो बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस चर्चा करेगी और 2024 में 10 साल बाद वापस से सत्ता में वापसी करेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।